Hello student, welcome to my SS class. I am Rekha. Today we shall read History chapter 3rd, 9th class, Nazism and the rise of Hitler. बच्चों, in this chapter we shall read two main powers of the world. वर्ल्ड की जो मेन पावर्स हुई है, जो रीजन मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड सेकेंड वर्ल्ड वार जो भी हुए हैं, उन दो ग्रुप के बनने की वजह से हुए हैं. जैसे यहाँ पर अलाइज पावर के बारे में हम पढ़ेंगे. अलाइज, एक तो अलाइज पावर थी, सेकंड था एक्सिस पावर. इसमें 3-4 कंट्री इकट्ठे हो जाते हैं. अलाइज पावर के अंदर था द अलाइज ऑफ ब्रिटेन एंड फ्रांस. पहले ब्रिटेन और फ्रांस का अलाइज था, लेटर जॉइंट बाय यूएसएसआर एंड यूएसए, और उसके साथ बाद में ज्वाइन हो जाता है यूएसएसआर और यूएसए. नेक्स्ट जो इसके ओपोजिशन में एक पार्टी थी वो थी एक्सिस पावर. एक्सिस किस किस से मिलकर बनी होती है? द अलायंस फॉर्म्ड बाय जर्मनी, इटली एंड जापान ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार. और ये सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जर्मनी, इटली और जापान के द्वारा जो ग्रुप बनाया जाता है उसको एक्सिस पावर बोलते हैं. जो यूरोप के अंदर ये संगठन होता है, ऑल ओवर जो वर्ल्ड होता है, वर्ल्ड के अंदर इसका इफेक्ट जाता है. वो आज हम यहाँ पर रीड करने जा रहे हैं बच्चों, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर मेनली जो हिटलर, नाजिज्म, एक्सिस एंड द अलाइज पावर के बारे में हम रीड करेंगे. इसमें बहुत सारे न्यू टर्म्स हम पढ़ेंगे, जैसे कि आप बोल सकते हैं डिप्लीट क्या होता है, यूज़ अप करना किसी भी चीज़ का, एग्जॉस्ट कर देना. एंड डिक्टेटर क्या होता है, एक ऐसा लीडर या रूलर होता है जो कमांड करता है अब्सोल्यूट पावर को ऑन द पीपल पे. एक जेनोसिडल वार के बारे में पढ़ेंगे कि वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल को किलिंग किया जाता है. जिप्सीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ये एक रेस है, नोमैडिक पीपल्स के का ग्रुप है. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी, पढ़ने को मिलेंगी. लेट्स स्टार्ट टू रीड द चैप्टर. जो भी चैप्टर के अंदर मैं आपको साथ ही साथ क्वेश्चन करवाती हूँ, आपको वो साथ ही साथ करते हुए चलना है. कोई भी बच्चा ये नहीं है कि बाद में इंटरनल दिए जाएंगे, बाद में आपको कुछ भी नहीं प्रोवाइड करवाया जाएगा. यहीं पर साथ साथ जो मैं करवा रही हूँ वही आपको करते हुए चलना है. इन द स्प्रिंग ऑफ 1945 में जब स्प्रिंग का सीजन होता है, तो अ लिटल 11 ईयर्स ओल्ड जर्मन बॉय कोल्ड हेलमुथ, एक 11 ईयर्स ओल्ड का बॉयज़ था जिसको हेलमुथ कहा जाता था, was laying in bed when he overheard his parents' discussion. वो बेड पर लोटा हुआ था, लेकिन वो अचानक से उसके पेरेंट्स के डिस्कशन को हियर करता है. उसको हेलमुथ को उसके पेरेंट्स का डिस्कशन सुनता है. समथिंग इन सीरियस टोन में चल रहा था डिस्कशन भी. हिज फादर, अ प्रोमिनेंट फिजिशियन, deliberated with his wife when the time had come to kill the entire family. तो वो क्या कर रहा था, मतलब अपनी वाइफ के साथ बातचीत कर रहा था कि अब उनका एंटायर फैमिली का अनंत आ चुका है, मतलब अंत आ चुका है, अब वो ख़त्म होने वाले हैं. ऐसी ऐसी बातचीत उनके बीच में चल रही थी. और इफ़ ही शुड कॉमिट सुसाइड एलोन, अगर वो अकेला सुसाइड कर ले, हिज फादर स्पोक अबाउट हिज फियर ऑफ रिवेंज सेइंग, नाउ द एलाइज विल डू टू अस what we did to the crippled and the Jews. तो वो कह रहा है कि now the allies will do to us. अब allies पावर किस किस के साथ मिलाकर बनाई गई थी? ब्रिटेन, फ्रांस, बाद में यूएसएसआर और यूएसए भी ज्वाइन हो जाता है. तो वो बच्चा कह रहा है, बच्चे का फादर कह रहा है कि जो अलाइज हैं अब वो हमारे साथ ऐसा ही बिहेव करेंगे जैसा कि हमने जूस के साथ किया था. द नेक्स्ट डे ही टुक हेलमुथ टू द वुड्स, अगले दिन वो जंगलों में ले जाता है. वेयर दे स्पेंट देयर लास्ट हैप्पी टाइम टुगेदर सिंगिंग द ओल्ड चिल्ड्रन सॉन्ग. वहाँ पर वो अपने चिल्ड्रन का सॉन्ग गाते हुए अपने टाइम को बिताते हैं. लेटर हेलमुथ्स फादर शूट हिमसेल्फ इन हिज ऑफिस, अपने ऑफिस में वो शूट कर लेता है, अपने आप को शूट कर लेता है. हेलमुथ रिमेंबर्स दैट ही सा हिज फादर्स ब्लडी यूनिफॉर्म बीइंग बर्nt इन द फैमिली फायर प्लेस. तो हेलमुथ ने जैसे ही उसके बॉडी के ऊपर से कपड़े उतारे गए और उसने उसकी यूनिफॉर्म को देखा तो वो बिल्कुल ब्लड से भरी हुई थी. सो द ट्रोमेटाइज्ड वाज ही बाय व्हाट ही हैड ओवरहर्ड एंड व्हाट ही हैड हैपेंड. और एक डर उनके अंदर फैल गया कि क्या हो चुका था और क्या होने वाला था.
and he reacted by refusing to eat at home for the following 9 years. और उसने रिएक्ट किया कि रिफ्यूज़ करते हुए कि वो घर पे कुछ नहीं खाएगा फॉलोइंग 9 years से ही वॉज अफ्रेड दैट हिज मदर माइट पॉइजन हिम, क्योंकि उसको घर पर 9 years तक उस बच्चे ने कुछ भी नहीं खाया क्योंकि उसको डर था कि कहीं उसकी मदर उसको पॉइजन न दे दें। लेकिन ये क्यों देना चाहती थी बच्चों, यहाँ पर भी अंडरस्टैंडिंग वाली बातें हैं। पॉइजन बच्चे क्योंकि वो खुद मतलब एलाइज के डर से खुद सुसाइड करने जा रहे थे, तो इसीलिए उसको डर रहता था कि कहीं मदर उनके एलाइज के डर से उनको खुद ही क्यों न मार दे, इसलिए वो घर पे खाना खाते हुए भी हिचकिचाते थे। ऑल्दो हेलमुथ मे नॉट हैव रियलाइज दैट इट मींट हिज फादर हैज़ बीन नाजिज, क्योंकि इसका मतलब क्या था, ऑल्दो उसने रियलाइज़ नहीं किया था कि इसका अर्थ ये कि इसका फादर हैज़ बीन ए नाजी, उसका जो फादर है वो भी नाजिज था क्योंकि नाजिज ने जूस के साथ इल ट्रीट किया था। एंड ए सपोर्टर ऑफ एडोल्फ हिटलर, और उसको सहायक था वो किसका, एडोल्फ हिटलर का। मैनी ऑफ यू विल नो समथिंग अबाउट द नाजीज एंड द हिटलर, आपने भी सुना होगा नाजीज और हिटलर के बारे में। यू प्रोबेबली नो इफ हिटलर्स डिटर्मिनेशन टू मेक द जर्मनी इनटू द माइटी पावर, हिटलर ने डिटर्मिनेशन किया था कि वो जर्मनी को एक माइटी पावर में बदल देगा, बहुत ही ताकतवर कंट्री के अंदर। हिज एम्बिशन ऑफ कॉन्क्वेरिंग ऑफ ऑल द यूरोप, उसकी एम्बिशन थी कि वो पूरे यूरोप को कॉन्क्वेर करेगा। यू मे हैव हर्ड दैट ही किल्ड जूस, आपने सुना होगा कि उसने जूस को बहुत ज़्यादा मारा था हिटलर ने। बट नाजिज़म वाज वन एंड द टू आइसोलेटेड एक्ट्स, जो नाजिज़म थे एक या दो एक एक्ट्स थे, कार्य आइसोलेटेड में रहने वाले। इट वाज अ सिस्टम, अ स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज़ अबाउट द वर्ल्ड एंड द पॉलिटिक्स, ये नाजिज़म कोई एक वो था, पॉलिटिक्स विचारधारा के लोग थे वो जो इकट्ठे रहते थे। Let us try and understand the Nazism was all about. Let's see why Helmut's father killed himself, what on the basis fear was. हेलमुथ के फादर ने सुसाइड क्यों किया, किस बेस पे किया, ये हम आज यहाँ पर रीड करने जा रहे हैं। बच्चों यहाँ पर हमें क्लियर हो गया कि जो नाजीज थे यहाँ पर जूस को बहुत ज़्यादा इल ट्रीट किया था, इन्होंने जूस को कंसंट्रेशन कैंप में डाल करके मारा था। एक हमने अलाइज पावर के बारे में पढ़ा है। अलाइज पावर कौन थी, यहाँ पर ब्रिटेन और फ्रांस पहले अलाइज किया था इन दोनों कंट्रीज़ ने, बट बाद में इसमें ज्वाइन हो गए थे यूएसएसआर एंड यूएसए, 4 कंट्रीज हो गए थे ये। अलाइज जो थी उनको डर था जर्मनी वालों को, मतलब जर्मनी किस में था, एक्सिस पावर में, वो अलाइज में थी। अलाइज से डर था उनको कि जैसे उन्होंने जूस के साथ बुरा व्यवहार किया है वैसे ही जूस भी उनके साथ करेंगे, मतलब अलाइज पावर भी ऐसा ही बिहेव करेंगी। तो यहाँ पर आपका कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो आई थिंक नहीं बनता है, सिर्फ अलाइज वाला ही बनता है, अलाइज पावर्स कौन सी थी। और उसके बाद बच्चों क्या है कि जो भी अलाइज पावर थी वो उनके खिलाफ क्यों होती है ये भी मैंने बता दिया, क्योंकि जो नाजी विचारधारा के लोग थे वो जूस को बहुत ज़्यादा मार रहे थे, उन्होंने बहुत ही पीटा था, उनको मारा था। वो ऐसा क्यों कर रहे थे, क्योंकि हिटलर चाहता था जर्मनी को मोस्ट पावरफुल कंट्री बनाना। और वो कब बनाया जा सकता था, क्योंकि उसकी एक थिंकिंग थी कि जो जूस हैं वो उनकी रेस के नहीं हैं, उनकी जाति या उनके ग्रुप के, उनके समूह के लोग नहीं हैं, इसलिए वो उनको मारना चाहता था। उनको वो एक पवित्र जो रेस होती है जर्मनी के अंदर हिटलर वाली, वो वहाँ पर नाजीज़ की एक ऐसी रेस क्रिएट करना चाहता था। तो आगे बच्चों हम पढ़ रहे हैं। इन मई 1945 जर्मनी सरेंडर टू द अलाइज, जर्मनी ने 1945 में सरेंडर कर दिया अलाइज के सामने। क्यों किया, क्योंकि यूएसए ने जब जापान के ऊपर, जापान किसका साथी था, जर्मनी का, जब यूएसए ने जापान के ऊपर बम गिराए, एटम बम गिराए थे, तो वहाँ पर वो क्या कर देता है, सरेंडर कर देते हैं। एंटिसिपेटिंग व्हाट वाज कमिंग, हिटलर, हिज प्रोपागेंडा मिनिस्टर्स, Goebbels and his entire family committed suicide collectively in his Berlin bunker in April. अप्रैल के अंदर हिटलर और उसके जो मिनिस्टर्स थे, मिनिस्टर्स कौन से थे, गोबल्स मिनिस्टर ने और उसकी फैमिली ने सुसाइड कर लिया था खुद ही बर्लिन के अंदर। बर्लिन बंकर एक महल था बर्लिन के अंदर उनका, अप्रैल में। एट द एंड ऑफ द वार एन इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल एट
न्यूरेमबर्ग was set up to prosecute Nazi war criminals for crimes against the peace. तो क्या होता है बच्चों, एट द एंड ऑफ वार, जब युद्ध खत्म हो जाता है, एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल एट न्यूरेमबर्ग पे सेटअप होती है नाजी को प्रोसिक्यूट करने के लिए। प्रोसिक्यूट क्या होता है, सज़ा देने के लिए। नाजीज को सज़ा देने के लिए वहाँ पर प्रोसिक्यूट होती है, नाजीज़ को सज़ा देने के लिए प्रोसिक्यूट किया जाता है नाजीज़ को सज़ा देने के लिए। प्रोसिक्यूट मीन क्या होता है, एक पनिशमेंट होती है बच्चों, पनिशमेंट दी जाती है नाजीज़ को, क्योंकि वो पीस के ख़िलाफ़ थे, शांति उनको पसंद नहीं थी, वो ज़्यादा मतलब मारने में विश्वास रखते थे लोगों को। फॉर वार क्राइम्स, वार में उन्होंने बहुत ज़्यादा क्राइम किए थे। क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी मीन्स जब जू को मार रहे थे, जूस तो एक ह्यूमैनिटी का फॉर्म था, तो वो ह्यूमैनिटी के खिलाफ थे, इसलिए क्या करती है एलाइज पावर उनके ऊपर, उनको भी प्रोसिक्यूट करती है। जर्मनीज कंडक्ट ड्यूरिंग द वार स्पेशली दोज एक्शंस, जो जर्मनी का बिहेवियर था वार के दौरान, स्पेशली दोज एक्शंस, उन एक्शन को विच केम टू बी कॉल्ड द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जो जर्मनी ने वार के दौरान जो अत्याचार किए उनको ही अगेंस्ट ह्यूमैनिटी बोला गया था। सीरियस मोरल एंड एथिकल क्वेश्चंस एंड इनवाइटेड वर्ल्ड वाइड कंडेमनेशन एंड व्हाट वर दीज एक्ट्स, उन्होंने क्या किया, मोरल एंड एथिकल क्वेश्चंस किए और इनवाइटेड किया वर्ल्ड वाइड, जो वर्ल्ड वाइड कंडेमनेशंस थे वहाँ पर उनको, उन सब चीज़ों को उन्होंने क्या किया, बढ़ावा दिया था। वर्ल्ड वाइड जो भी मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर जो भी बुराइयाँ थी उन चीज़ों को उन्होंने, बुरे मोरल्स को अपनाया था। मोरल्स अच्छे होते हैं लेकिन उन्होंने बुरी चीज़ों को अपनाया था मारने काटने की। अंडर द शेडो ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार जर्मनी हैड वेज्ड ए जेनोसिडल वार, यहाँ पर बताया कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ 1939 में, जर्मनी को क्या किया गया था, एक जेनोसिडल वार जर्मनी ने शुरू किया। जेनोसिडल वार क्या होता है, किलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जब लार्ज नंबर ऑफ पीपल को हम मार देते हैं उसको आप जेनोसिडल वार बोलते हैं। विच रिजल्टेड इन द मास मर्डर ऑफ सिलेक्टेड ग्रुप्स ऑफ इनोसेंट सिटीजन्स ऑफ यूरोप, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी आ गई है, जहाँ पर इनोसेंट सिटीजन्स ऑफ यूरोप को बहुत ज़्यादा संख्या में मारा गया। एक तो क्वेश्चन यहाँ पर करना है आपने जेनोसिडल वार का। सेकंड यहाँ पर अलाइज का दिया हुआ है, अलाइड पावर वर इनिशियली led by the UK and France in 1941 they were joined USSR and USA, they fought against the एक्सिस पावर, एक्सिस कौन सी थी, जर्मनी, इटली एंड जापान, दोनों को लिखोगे, अलाइज कौन सी थी और एक्सिस कौन सी थी। थर्ड क्वेश्चन आ जाता है जेनोसिडल वार क्या था। जेनोसिडल वार में ये यहाँ से लिखेंगे, जेनोसिडल वार विच काट देंगे, रिजल्टेड इन द मास मर्डर ऑफ सिलेक्टेड ग्रुप्स ऑफ इनोसेंट सिविलियंस ऑफ यूरोप, नंबर ऑफ पीपल किल्ड इंक्लूडेड 6 मिलियन जूज, जो मारे गए थे इसमें 6 मिलियन जूज मारे गए थे, जो 20 लाख जिप्सीज लोगों को मारा गया था। जिप्सीज भी जूज की तरह ही एक रेस है। 1 मिलियन पोलिश सिविलियन, 70,000 जर्मन वर कंसिडर्ड मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड बिसाइड्स इननंबरेबल पॉलिटिकल ओपोनेंट्स है। यहाँ पर जर्मनी में क्या था, जो हिटलर था, जो अपंग लोग थे, जो कि राष्ट्र के ऊपर बोझ बने हुए थे, उन लोगों को भी मार दिया। देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 70,000 जर्मन भी मार दिए गए, विच वर फिजिकली एंड मेंटली डिसेबल्ड, जो डिसेबल थे, जो राष्ट्र के ऊपर बोझ बने हुए थे। नाजी डिवाइज्ड एन अनप्रेसिडेंट्स मीन ऑफ किलिंग पीपल, दैट इज बाय गैसिंग देम इन द वेरियस किलिंग सेंटर्स लाइक ओस्विट्ज द न्यूरेम। यहाँ पर ओस्विट्ज नाम का एक किलिंग सेंटर तैयार कर लिया था नाजीज़ ने मारने के लिए लोगों को, वहाँ सेंटर के अंदर डाल करके गैस छोड़ देते थे जिससे वो मर जाते थे। द न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल सेंटेंस्ड ओनली 11 लीडिंग नाजीज टू डेथ, जो न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल था उन्होंने सिर्फ सज़ा दी थी जो 11 नाजीज थे। मैनी अदर्स वर इम्प्रिजन फॉर लाइफ, कुछ लोगों को लाइफ के लिए इम्प्रिजन कर दिया जाता था। द रिट्रीब्यूशन ऑफ सम एंड येट द पनिशमेंट ऑफ द नाजीज
was far short of a brutality and extent of their crimes। ये एक प्रकार की क्या थी, ब्रूटलिटी का प्रकार था और उनके क्राइम्स का। The Allies did not want to be as harsh on defeated Germany as they had been after the First World War। जो अलाइज थी वो इतनी हार्श हुई थी, इतनी वांट टू बी नोट वांट टू बी हार्श, इतनी हार्श नहीं होना चाहती थी डिफीट के बाद जर्मनी की, जितना कि वो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जर्मनी हुआ था। तो यहाँ पर बच्चों आपने क्या पता चला है कि जेनोसिडल वार के अंदर लाखों करोड़ों लोगों को मार दिया गया। इवन जो जर्मन्स लोग थे, जो राष्ट्र के ऊपर बोझ बने हुए थे, उन लोगों को भी मार दिया गया। लेकिन जो अलाइज पावर थी वो जैसा बिहेव जो जर्मन पावर्स ने किया था वैसा उन्होंने नहीं किया जैसा जर्मनी वालों ने फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद किया था। नेक्स्ट बच्चों, एवरीवन केम टू फील द राइज ऑफ नाजी Germany could be partly traced back to German experience at the end of the First World War। Everyone came to feel, हर एक व्यक्ति ने फील किया कि जो राइज ऑफ नाजी जर्मनी है could be partly traced back to German experience, उनको जर्मन एक्सपीरियंस से ट्रेस किया जाएगा एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। और वो जर्मन एक्सपीरियंस क्या था वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर आ जाता है बर्थ ऑफ द वाइमर गणराज्य। वाइमर गणराज्य के बर्थ के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जेनोसिडल वार हमने पढ़ लिया है, यहाँ पर जेनोसिडल वार की ये कीवर्ड्स के अंदर डेफिनेशन दी हुई है, ये भी कर सकते हैं आप। आगे बच्चों जो हमारा टॉपिक है वो है कि बर्थ ऑफ द वाइमर रिपब्लिक। वाइमर रिपब्लिक का जन्म कैसे होता है। ये एक संस्था थी, वाइमर लोगों की रिपब्लिक बनाया था उन्होंने जर्मनी के अंदर, और वो भी पावरफुल बनाना चाहते थे। वो देखते हैं कैसे। Germany, a powerful empire in the early years of the 20th century, fought the First World War along with Austria against the Allies। जर्मनी ने फर्स्ट वर्ल्ड वार को लड़ा, किसके खिलाफ, अगेंस्ट द अलाइज, अलाइज पावर के खिलाफ। अब आपको पता है अलाइज में कौन है, इंग्लैंड, फ्रांस एंड रसिया है, यहाँ भी दिया हुआ है। ऑल जॉइंट द वॉर इंथ्यूजियास्टिकली होपिंग टू गेन फ्रॉम अ क्विक विक्ट्री। सभी लोग ज्वाइन कर रहे थे, इंथ्यूजियास्टिकली होता है उत्साहित हो करके, इस उम्मीद से, होपिंग इस उम्मीद से कि उनको विक्ट्री मिलेगी। लिटिल डिड दे रियलाइज दैट द वार वुड स्ट्रेच ऑन। उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो वार है वो स्ट्रेच ऑन हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इवेंचुअली ड्रेनिंग यूरोप ऑफ ऑल इट्स रिसोर्सेज। इवेंचुअली क्या हुआ, यूरोप ने सारे के सारे रिसोर्सेज ड्रेनिंग का मतलब क्या होता है, बिल्कुल खाली कर देना। जर्मनी मेक इनिशियल गेन बाय ऑक्यूपाइंग फ्रांस एंड द बेल्जियम। जर्मनी ने अपनी पावर को आगे बढ़ाया फ्रांस और बेल्जियम पर अधिकार जमा करके। हावेवर द अलाइज स्ट्रेंथन बाय द यूएस एंट्री इन 1917। अलाइज ने क्या किया, ताकत बढ़ाई यूएस की एंट्री से। जब 1917 में जब अलाइज के साथ यूएस मिल जाता है तो उनकी पावर बढ़ जाती है। वन डिफीटिंग जर्मनी एंड द सेंट्रल पावर इन नवंबर 1918। नवंबर 1918 में जर्मनी को हरा देती हैं अलाइज पावर। बच्चों यहाँ से हिटलर के अंदर एक नया जोश आता है। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी को हार का सामना करना पड़ा और जो उसको इंसल्ट सहन करनी पड़ी, उसका बदला लेने के लिए 1939 में वो एक सुपर पावर के रूप में उभर करके आता है। यहाँ पर बर्थ ऑफ वाइमर गणराज्य हम पढ़ रहे हैं, क्यों होता है बर्थ ऑफ वाइमर गणराज्य। वही है कि जब नवंबर 1918 के अंदर जर्मनी की हार हो जाती है, क्योंकि अलाइज के साथ कौन मिल जाता है, यूएसए 1917 में शामिल हो जाता है। 1917 में अलाइज के साथ, तो अलाइज की जो पावर थी वो स्ट्रेंथ थी जो बढ़ जाती है। इंग्लैंड, फ्रांस, रसिया और यूएसए हो गया। तो जर्मनी, इटली, जापान की पावर कम पड़ गई है, इसलिए वो हार जाते हैं। और हारने के बाद एक बहुत ही अपमानजनक संधि, समझौता किया जाता है, जिसमें जर्मनी को अपना मोस्टली सभी पार्ट्स खो देने होते हैं। तो इसका बदला लेने के लिए हिटलर आगे फिर एक सुपर पावर के रूप में उभर करके आता है। यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं कि द डिफीट ऑफ, व्हेन डिड अलाइज डिफीट द जर्मनी, नवंबर 1918 के अंदर। अलाइज के कंट्रीज आप लिख लेना,
व्हेन डिड फर्स्ट वर्ल्ड वार फोर्ट 1914 टू 1918। यहाँ पर भी आपके 3 इंटरनल क्वेश्चन बन जाते हैं इस पैराग्राफ में। द डिफीट ऑफ इंपीरियल जर्मनी एंड अब्डिक्शन ऑफ द एम्परर गेव अप एन अपॉर्चुनिटी टू पार्लियामेंट्री पार्टीज टू रिकास्ट जर्मनी पॉलिटी। अब देखो बच्चों, जब जर्मनी की हार हो जाती है तो वहाँ पर इंपीरियल जर्मनी, जो साम्राज्यवादी जर्मनी था, उसकी हार होने के बाद और जो एम्परर था जर्मनी का, उसने अब्डिक्शन, त्याग देना, अब्डिक्शन मीन होता है त्याग देना, एक अपॉर्चुनिटी, पार्लियामेंट्री जो पार्टी थी उसको, उस चीज़ को उसने छोड़ करके एक रीकास्ट जर्मनी पॉलिटी, जर्मनी में एक रीकास्ट की राजनीति लेकर के आया, दोबारा बनाने की कोशिश की, कोई जो स्ट्रक्चर है जर्मनी का वहाँ पर दोबारा एस्टेब्लिश करना चाहा। अ नेशनल असेंबली मेट एट वाइमर। अब देखो कुछ लोग जर्मनी के वहाँ पर वाइमर के अंदर मिलते हैं, वाइमर एक जगह का नाम है। अ नेशनल असेंबली मेट एट वाइमर एंड एस्टेब्लिश्ड ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद द फेडरल स्ट्रक्चर। उन्होंने क्या किया, एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश किया वाइमर में, उसी को वाइमर रिपब्लिक बोला जाता है। डिप्यूटीज वर नाउ इलेक्टेड टू जर्मन पार्लियामेंट और रेचिस्टैग on the basis of equal and universal votes cast by all adult including women। पार्लियामेंट ने क्या किया, इक्वल और यूनिवर्सल वोट्स दिए गए सभी को, अडल्ट भी उसमें शामिल थे और साथ में वुमेन भी शामिल थी। यहाँ पर जो वाइमर के अंदर नेशनल असेंबली बनाई जाती है उसमें क्या किया गया, इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे जर्मनी के वही पार्लियामेंट के अंदर जाते थे और यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज दिया गया, इवन मैन वुमेन के सभी को वोट का अधिकार दिया गया। तो ये था वाइमर गणराज्य, जो नेशनल असेंबली होती है वाइमर प्लेस पर। दिस रिपब्लिक हाउएवर वाज नॉट रिसीव्ड वेल बाय इट्स ओन पीपल। इसके लोगों के द्वारा अच्छे से रिसीव नहीं किया गया, लार्जली बिकॉज ऑफ द टर्म्स इट वाज फोर्स टू एक्सेप्ट आफ्टर जर्मनीज डिफीट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। इट वाज फोर्स टू एक्सेप्ट, क्योंकि उसको फोर्स किया गया था एक्सेप्ट करने के लिए जर्मनी की हार को वर्ल्ड वार के बाद उसने जर्मनी को जो अपमानजनक संधि थी वो सभी चीज़ें उसने स्वीकार कर ली थी। तो पीस ट्रीटी थी ये, एट पीस ट्रीटी होती है एट, वो मैं बताती हूँ कहाँ पर, पहले आप मैप देख लीजिए। ये जर्मनी का मैप आपके सामने दिया हुआ है, यहाँ पर जर्मनी दिया हुआ है, ऊपर आप डेनमार्क देख सकते हैं, यहाँ पर बेल्जियम देख सकते हैं, बेल्जियम के ऊपर आपको स्पेन नज़र आएगा, यहाँ लोरेंस अल्सेस, ये इटली दिया हुआ है जो कि एक सूज टाइप दिया हुआ है। लोरेन और अल्सेस के इलाके ये इटली के हैं, और ये पूरा जो ब्लू कलर में जर्मनी दिया हुआ है, प्रशिया इसके साथ में दिया हुआ है ऑरेंज कलर के अंदर, और उसके बाद ईस्ट पर्शिया ऊपर दिया हुआ है। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर पीछे पोलैंड आ जाता है। ये आप जो आपका यूरोप का मैप है उसके अंदर फील करेंगे सभी के सभी। यहाँ पर दिया हुआ है कि पीस ट्रीटी एट वर्सेल। अब जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी की हार होती है ये हम समझते हैं अच्छे से। वर्सेल जगह पर एक पीस ट्रीटी होती है। वर्सेल्स क्या होता है, एक जगह का नाम है, वर्साई जिसको बोलते हैं हिंदी के अंदर। वर्सेल्स विद द अलाइज, अलाइज के साथ एक समझौता होता है वर्सेल में। वाज हार्स, बहुत ही हार्स और ह्यूमिलिएटिंग पीस होती है ये। ह्यूमिलिएटिंग का मतलब होता है अपमानजनक समझौता। जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज 10th ऑफ इट्स पॉपुलेशन। जर्मनी की जो सी को क्रॉस करके कॉलोनीज थी वहाँ पर वो सभी खोनी पड़ी उसको। 13% ऑफ टेरिटरीज, 75% ऑफ आयरन एंड 26% ऑफ कोल टू फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुआनिया। यहाँ पर उसने क्या किया, अपनी जो 13% टेरिटरी थी, एरिया था, और 75 जो परसेंट आयरन की खाने थी, 26% जो कोयले की खाने थी, वो फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया को देनी पड़ी वो सब चीज़ें। तो अलाइज पावर डीमिलिटराइज जर्मनी टू वीकन इट्स पावर। अलाइज ने क्या किया कि आपको मिलिट्री रखने का भी हक नहीं है, ये भी हुआ वहाँ पर समझौता। वार गिल्ट क्लोज हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वार एंड डैमेज द अलाइज कंट्रीज ऑफर्ड। तो सफर्ड, जो कि सफर्ड है ये बच्चों, अलाइज पावर को जो सफ़र करना पड़ रहा था उसको के लिए रिस्पॉन्सिबल जर्मनी को ठहराया गया। जर्मनी वाज फोर्स टू पे द कंपनसेशन
अमाउंटिंग ऑफ $6 बिलियन। $6 बिलियन की अमाउंट को उनको पैसे भी देने पड़े, जर्मनी को, अलाइज को देने पड़े। अलाइज आर्मीज ऑल्सो ऑक्यूपाइड द रिसोर्सेज, जर्मनी ने दिए अलाइज को। अलाइड आर्मीज ऑल्सो ऑक्यूपाइड द रिसोर्स रीच राइनलैंड। राइनलैंड क्या था? एक इलाका था जर्मनी का। फॉर मच ऑफ द 1920 तक उस इलाके को भी अलाइज को देना पड़ा। मैनी जर्मन्स हेल्ड ए न्यू वाइमर रिपब्लिक रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट ओनली ऑफ द डिफीट ऑफ वार बट ऑल्सो डिस्ग्रेस एट वर्साई। जो वाइमर बना था यहाँ पर युद्ध में, जो राजा ने उसे को हटा दिया था, अब्डिकेट कर दिया था, उसके बाद वाइमर बना था असेंबली। लेकिन उसी वक्त जो वो संधि हो जाती है, युद्ध बिल्कुल ख़त्म ही हुआ था, संधि की सारी अपमानजनक शर्तें किसके ऊपर लाद दी जाती हैं? जर्मनी के ऊपर लाद दी जाती है। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल किसको ठहराया जाता है? वाइमर गणराज्य यानी कि नेशनल असेंबली को ठहराया जाता है। विच वर द इंसल्टिंग जो समझौता था, पीस थी, ट्रीटी थी, डिस्क्राइब द इंसल्टिंग पीस ट्रीटी ऑफ वर्साई। इसमें ये सभी चीज़ें लिखेंगे जिसका लॉस, चीज़ को लॉस किया था जर्मनी ने। ये आपका अपना क्वेश्चन है, आप खुद बनाएंगे अपनी लैंग्वेज के अंदर। नेक्स्ट बच्चों, इफेक्ट ऑफ द वॉर। अब हमने पढ़ा है कि जो मोस्टली सारा का सारा जो खर्चा था या सभी की सभी दोष था, वो सारा जर्मनी के ऊपर आ गया। तो इफेक्ट क्या जाते हैं फिर वार के बाद? वार में बहुत सारा जन धन की हानि होती है। द वार हैड डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन द एंटायर कॉन्टिनेंट, बोथ द साइकोलॉजिकल एंड द फाइनेंशियल। तो वार की वजह से बहुत ही भयंकर प्रभाव पड़े, साइकोलॉजिकली भी लोगों के ऊपर और फाइनेंशियली भी। फ्रॉम द कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स, यूरोप टर्न इनटू वन ऑफ द डेब्टर्स। पहले क्रेडिटर होता था, कॉन्टिनेंट जो यूरोप था, क्रेडिटर्स का मतलब होता है पैसा उधार देने वाला, बट युद्ध के बाद वो डेब्टर्स बन गया, पैसा लेने वाला बन गया, ऋणी बन गया वो। अनफॉर्चुनेटली द इन्फेंट वाइमर जो अभी मतलब ग्रो भी नहीं हुआ था, इन्फेंट पोजीशन में था, वाज बीइंग मेड टू पे फॉर द सिंस ऑफ ओल्ड एम्पायर। और उसको अपने पापों का, जो पुराना साम्राज्य के पापों का भुगतान करने के लिए बोला गया। द रिपब्लिक कैरिड द बर्डन ऑफ वार, गिल्ट एंड नेशनल ह्यूमिलिएशन एंड वाज फाइनली क्रिपल्ड बाय बीइंग फोर्स टू पे द कंपेंसेशन। जर्मनी ने पैसा भी दिया, फोर्सेस भी उसकी न रखी गई, एरिया भी उसके ले लिए गए, इन सब चीज़ों को सफ़र करना पड़ा। दोज हु स्पोज द वाइमर रिपब्लिक, मेनली सोसाइटीज कैथोलिक एंड डेमोक्रेट्स, बिकेम ईजी टारगेट ऑफ अटैक इन द कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्कल। जो लोग वाइमर को टारगेट मानते थे अटैक का, वो नेशनलिस्ट के सर्कल में क्या बन चुके थे? वहाँ पर नेशनलिस्ट सर्कल्स में आ चुके थे। देवर मोकिंगली कोल्ड द नवंबर क्रिमिनल्स, उनको नवंबर क्रिमिनल्स बोला गया। ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार आता है, नवंबर क्रिमिनल्स। दिस mindset had a major impact on the political developments of the early 1930 as we soon see। जो 1913 में देखा गया उसको हम शीघ्र ही देखते हैं। नवंबर क्रिमिनल्स वाइमर रिपब्लिक के लोगों को बोला गया जो सत्ता में थे, क्योंकि नवंबर में वो संधि उनके ऊपर थोप दी गई थी, इसलिए उनको क्रिमिनल मान लिया गया उस संधि का। नवंबर क्रिमिनल्स की डेफिनेशन मैं डिस्क्रिप्शन नोट बॉक्स में डाल दूंगी, वो आप वहाँ से ले सकते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार लेफ्ट अ डीप इम्पैक्ट ऑन यूरोपियन सोसाइटी। फर्स्ट वर्ल्ड वार ने बहुत ही डीप प्रभाव छोड़ा यूरोपियन सोसाइटी की पॉलिटिक्स पर। जो सोल्जर्स थे, सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड अबाउ द सिविलियंस। जो सोल्जर थे उनको क्या किया गया? सिविलियंस, नागरिकों से ऊपर रखा गया। पॉलिटिशियंस एंड द पब्लिसिस्ट laid great stress on the need for men to be aggressive, strongest and masculine। जितने भी पब्लिसिस्ट थे वो सभी आदमियों को स्ट्रोंगेस्ट बनने के लिए प्रेशराइज कर रहे थे। मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ, जो मीडिया थी वो ट्रेंच लाइफ को ग्लोरीफाई कर रही थी, आगे बढ़ा रही थी। ट्रूथ हावेवर वाज दैट सोल्जर लिव्ड मिजरेबल lives in these trenches।
जो सोल्जर थे वो उन खाइयों के अंदर रह रहे थे बुरे तरीके से, ट्रैप्ड विद रैट फीडिंग ऑन कॉप्स, और जो वहाँ पर सोल्जर्स की बॉडी को जो भी एक्सपायर हो जाता था चूहों को खिलाया जाता था। दे फेस्ड पॉइजनस गैस एनीमी सीलिंग्स, उनको एनीमी सीलिंग को भी फेस करना पड़ता था, सीलिंग जो की जाती थी एनीमी के द्वारा। विद विटनेस देयर रैंक रिड्यूस रैपिडली, उनके विटनेस को रैंक को भी क्या किया जाता था, रिड्यूस किया जाता था। एग्रेसिव वार प्रोपाजेंडा, जो एग्रेसिव वार प्रोपाजेंडा था और नेशनल ओनर था। ऑक्यूपाइड सेंटर स्टेज इन पब्लिक स्पीयर, उसने पब्लिक स्पीयर में बहुत ही सेंट्रल जो चीज़ थी वो ऑक्यूपाई की थी। वाइल पीपल सपोर्ट ग्रू फॉर द कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप, पीपल ने क्या किया, जो कंजर्वेटिव थे, कंजर्वेटिव को क्या किया था, डिक्टेटरशिप को सपोर्ट दिया था। ग्रू सपोर्ट फॉर, उनके लिए कंजर्वेटिव थे जो डिक्टेटर्स, उनके लिए सपोर्ट बढ़ गया। दैट हैड रिसेंटली कम इनटू बीइंग, जो रिसेंटली बीइंग सत्ता में आए। डेमोक्रेसी वाज इंडीड अ यंग फ्रेगाइल आइडिया विच कुड नॉट सर्वाइव द इंस्टेबिलिटी ऑफ इंटरवार यूरोप, जो इंस्टेबिलिटी ऑफ इंटरवार यूरोप थी उनको वो कैरी नहीं कर सकती थी। तो इसलिए जो डेमोक्रेसी थी, परिस्थितियां ही जर्मनी के अंदर ऐसी थी कि वहाँ पर वो जो रिपब्लिक स्थापित हुआ था, जो डेमोक्रेटिक फॉर्म एस्टेब्लिश हुआ था वाइमर, वो चल नहीं पाया क्योंकि उसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वार में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड द इकोनॉमिक क्राइसिस, तो जो पॉलिटिकल में रेडिकल लोग आते हैं, रेडिकल विचारधारा है, एक विचारधारा के लोग आते हैं, और क्राइसिस कैसे होता है, इकोनॉमिक क्राइसिस कैसे होता है। द बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक coincided with the revolutionary uprising of the Separatist League on the pattern of the Bolshevik Revolution in Russia। जो वाइमर रिपब्लिक था वो क्या करता है, विद रिवोल्यूशनरी अपराइज होता है स्पैर्टेसिस्ट लीग के द्वारा। किस पैटर्न पर, जो रशिया के अंदर बोल्शेविक क्रांति हो रही थी उसके बेस पर जो स्पैरेसिस्ट लीग थी वो उनका विरोध करती है। सोवियत ऑफ वर्कर एंड सेलर्स वर एस्टेब्लिश्ड, सोवियत्स के जो वर्कर्स थे और सेलर्स थे उनको क्या किया जाता है, एस्टेब्लिश किया जाता है। इन मैनी सिटीज़ के अंदर, मैनी सिटीज़ के अंदर एस्टेब्लिश किया जाता है। ये पिक्चर भी आप अच्छे से देख लेना है। ये एक रैली ऑर्गेनाइज की जाती है रेडिकल ग्रुप के द्वारा। अब यहाँ पर रेडिकल ग्रुप नोन एज स्पार्सिस्ट लीग, रेडिकल ग्रुप का नाम क्या था, स्पार्सिस्ट लीग थी। विंटर 1918 और 1919 में बर्लिन के अंदर लोगों को ओवर बाय द पीपल, बर्लिन पर अधिकार हो जाता है लोगों का। मैनी सिटीज़ में बच्चों फिर क्या होता है, द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इन बर्लिन वाज चेंज्ड एंड डिमांड फॉर सोवियत स्टाइल गवर्नेंस। तो उन्होंने क्या किया, जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर था बर्लिन के अंदर, वाज चार्ज्ड विद डिमांड, उनसे मांगे की गई कि वो सोवियत स्टाइल की गवर्नेंस फॉर्म लेकर के आए। दोज अपोज टू दिस सच एज द सोशलिस्ट, उन सभी ने जिन्होंने सोशलिस्ट के रूप में विरोध किया डेमोक्रेट्स और कैथलिक के, मेट इन वाइमर टू गिव शेप टू द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, वो वाइमर में मिले डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फॉर्म के लिए। द वाइमर रिपब्लिक क्रश्ड द अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ ए वार वेटरन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द फ्री कोर्प्स, जो वाइमर रिपब्लिक था वो क्रश कर दिया गया, किसकी वजह से, किसकी हेल्प से, जो वार वेटरन थे, ऑर्गेनाइजेशन थी ये फ्री कोर्प्स की। द एंग्विस्ड स्पैरेसिस्ट लेटर फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी, बाद में उन्हीं स्पैरेसिस्ट ने, जो रेडिकल थे, उन्होंने एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी एस्टेब्लिश कर दी। वाइमर फेल हो गया, वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी आ गई। कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट henceforth became the inconclusive enemies and could not make common cause against Hitler, वो हिटलर के अगेंस्ट कोई कॉमन कोज नहीं ले सके। बोथ हिटलर, दोनों हिटलर, रिवोल्यूशनरी एंड मिलिट्री नेशनलिस्ट क्रेव्ड फॉर द रेडिकल सॉल्यूशन, उनको रेडिकल सॉल्यूशन के लिए क्रेव किया गया।
क्रेव्ड किया गया। यहाँ पर एक डिप्लेट की डेफिनेशन आपके सामने दी हुई है, रिड्यूस करना, एम्पटी आउट करना। उसके बाद रिप्रेशन दिया हुआ है। रिप्रेशन क्या होता है? मेक अप फॉर रॉन्ग डन, कोई भी रॉन्ग कार्य करने के लिए अपने माइंड्स को तैयार करना। यहाँ पर बच्चों आगे आ जाता है आपका, ये पिक्चर दी हुई है, बास्केट एंड कार्ट्स बीइंग लोड बैंक इन बर्लिन विद पेपर करेंसी के साथ 1923 में जो पेपर करेंसी एस्टेब्लिश होती है उसके साथ ये दी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल जो रेडिकलाइजेशन वाज ओनली हाइटेंड बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923। वो 1923 में एक इकोनॉमिक क्राइस आ जाता है, उसके द्वारा घेर लिया जाता है। जर्मनी हैड फोर्ट द वार लार्जली ऑन बेसिस ऑफ लोन एंड हैड टू पे द वार रिप्रेशन इन गोल्ड। जर्मनी को क्या करना पड़ा था? वार लोन लेने पड़े थे युद्ध के लिए और उसको गोल्ड में उसको भुगतान भी करना पड़ा था। दिस डिप्लेटेड द गोल्ड रिसोर्सेज एट ए रिसोर्स वर स्कार्स। इससे जो गोल्ड के रिसोर्सेज थे वो कम हो गए। 1923 में जर्मनी रिफ्यूज टू पे द फ्रेंच ऑक्यूपाइड इट्स लीडिंग एरियाज। जर्मनी ने क्या किया? मना कर दिया कि अब हम अपने एरिया पर, फ्रेंच रूर में जो एरिया है, कोयले की खान है, उसमें फ्रांस को स्वीकार नहीं करेंगे। जर्मनी रिटेलिएट द पैसिव रेसिस्टेंट एंड प्रिंटेड पेपर करेंसी रेकलेसली। जर्मनी ने क्या किया? विरोध किया फ्रांस का और रशिया का, जो फ्रेंच थी रूर के अंदर, उन्होंने पेपर करेंसी अपनी बनाई। विद टू मच प्रिंटेड मनी इन सर्कुलेशन द वैल्यू ऑफ जर्मन मार्क फेल। जब उन्होंने पेपर करेंसी बना ली तो जर्मन की जो मार्क था उसकी वैल्यू कम हो गई। $1 वाज इक्वल टू 21,000 मार्क्स, और एक $1 21,000 मार्क के इक्वल था। जुलाई में क्या हुआ? 3,53,000 मार्क। इन अगस्त में 4,621,000 मार्क्स एट 98 करोड़ 86 लाख मार्क्स बाय दिसंबर द फिगर हैड रन इनटू ट्रिलियन। दिसंबर तक ये फिगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उनकी करेंसी का मूल्य ये गिर जा रहा है। तो इससे क्या हुआ? एट वैल्यू ऑफ मार्क कोलैप्स। जैसे ही उनके पैसे की कीमत गिर जाती है, प्राइस ऑफ गोल्ड सोर्ड, जो गोल्ड की कीमत होती है वो भी शोर हो जाती है। द इमेज ऑफ जर्मन कैरिंग cartloads of currency noted too busy to loaf of bread was widely published, evolving the worldwide sympathy। जर्मनी के अंदर इतने ज़्यादा कार्टलोड करेंसीज नोट छापे जा रहे थे, गाड़ियाँ भरी जा सकती थी। दिस क्राइसिस केम टू बी नोन एज द हाइपर इन्फ्लेशन। जब क्या हो जाता है? नोट ज़्यादा हो जाना और चीज़ों की कमी हो जाना, वो हाइपर इन्फ्लेशन होता है। इसकी भी डेफिनेशन आप लिखेंगे। अ सिचुएशन व्हेन प्राइसेस राइज फेनोमेनली हाई, जब प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंच जाती हैं। इवेंचुअली द अमेरिकन्स इंटरवेंट, अमेरिकन क्या करते हैं? इंटरवेंट करते हैं। एंड बेल्ड जर्मनी आउट द क्राइसिस बाय इंट्रोड्यूसिंग डाउज प्लान। एक डाउज प्लान लेकर के आते हैं अमेरिकन। जर्मनी के क्राइसिस के द्वारा एक डाउज प्लान दी जाती है जर्मनी को क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए। तो क्या होता है? अमेरिका इंटरवेन करता है इसमें। विच रिवोक द टर्म्स ऑफ रिप्रेशन टू सीज द फाइनेंशियली बर्डन ऑन जर्मन्स। इससे वो जर्मन के फाइनेंशियल बर्डन को कम करना चाहता था। यहाँ तक बच्चों आपका फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो पार्ट है, हम नेक्स्ट पार्ट जो चैप्टर है नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे।